हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स और आज बच्चों इसमें हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो बच्चों लास्ट टाइम हमने पढ़ा उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में। और उसमें बच्चों हम लोगों ने जो बेसिक था वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं उसको हमने डिटेल में पढ़ा। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने जो वेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स को यूज़ करते हुए ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्पेशल रूल्स इस्तेमाल करते हैं, उनको बच्चों ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है उसको नहीं देखा तो इस लेक्चर नंबर 2 से पहले आप लोग इसी प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 जो है उसको जो है वो देख लें, उसके नोट्स बना लें, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। उसके बाद बच्चों हम आएंगे, उसके बाद आप लोग आएंगे लेक्चर नंबर 2 पे, आज के लेक्चर पे। और आज के लेक्चर जो है इसमें उसी को बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को, जो कि हमारा जो चैप्टर है ये वेक्टर और इक्विलिब्रियम है। स्केलर की डेफिनेशन हमने ज़रूर पढ़ी थी, लेकिन ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर अलजबरा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वेक्टर्स को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक मीडियम ड्यूरेशन का लेक्चर है, जिसमें बच्चों हम लोग सिर्फ देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे कि वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है या वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो इसलिए ये लेक्चर एक शॉर्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आज के लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें बच्चों फिर हम वेक्टर अलजबरा स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अलजबरा मीन्स के वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले 2 लेक्चर जो हैं, जो एक रिकॉर्ड हो चुका और आज वाला जो लेक्चर है, इसमें जो बेसिक्स हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये बच्चों हम इन दोनों लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमारी हेडिंग जो है वो यही हम रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आप लोग इसके नोट्स भी बनाएं। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो उसी पर वहीं से आप लोग नोट्स उसी के ऊपर नोट्स वगैरह भी साथ साथ बना सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ये जो आज का हमारा जो है ये टॉपिक है, यही हम मेन हेडिंग जो है ये हम बनाते हैं और इसी हेडिंग में हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है, इससे पहले जो वेक्टर है हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं बेसिकली उनमें 2 चीज़ें होती हैं। एक बच्चों होता है वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम किसी भी वेक्टर को ब्रेकअप करें तो किसी भी वेक्टर में बच्चों एक नंबर होता है, एक बच्चों उस नंबर के साथ जो है वो यूनिट्स होते हैं और तीसरी चीज़ जो होती है वो डायरेक्शन होती है। ठीक है, किसी भी वेक्टर में। ये वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में मैंने ये लिखवाया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ नंबर, प्रॉपर यूनिट्स एंड डायरेक्शन। तो उसमें बच्चों ये जो नंबर और यूनिट्स वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। नंबर प्लस यूनिट जो है कंबाइंड करके इसको हम कह देते हैं दैट इज़ मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ बचती है वो फिर हमारे पास बचती है डायरेक्शन। तो इसका मतलब है बच्चों कि किसी भी वेक्टर में बेसिकली 3, लेकिन उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये 2 चीज़ें हैं जिसमें एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। और जब मैग्नीट्यूड कहेंगे इट इज़ अंडरस्टूड कि इसमें नंबर है और इसके साथ यूनिट्स हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और वेक्टर की डायरेक्शन होती है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में ये 2 चीज़ें होती हैं, राइट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो इसमें जो पहली जो रिप्रेजेंटेशन है वो है जो वेक्टर्स की रिटन रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लिखने में बताते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो किस तरह से है। और दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है
ये है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बच्चों बात करूं मैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ये है कि बच्चों हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी लेटर को इस्तेमाल करते हुए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। तो इस ए के ऊपर लेकिन ये ख्याल रहेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन में कि इस ए के ऊपर हम समटाइम्स ऊपर और समटाइम्स नीचे भी एक वेक्टर साइन छोटा सा डाल देते हैं, एक लाइन और एरो लगा देते हैं। तो इस साइन का मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटिटी है जो भी आपने मेंशन की है किसी लेटर के साथ, वो क्वांटिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह जो फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स के लिए हम लोग एफ यूज़ करते हैं लेटर, समटाइम्स कैपिटल समटाइम्स स्मॉल, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो एफ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं। इस तरह जो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एरो डाल देते हैं। इस तरह वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो डाल देते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह की नोटेशन हम लोग लिखने में यूज़ करेंगे। तो कोई भी लेटर है, मसलन अगर मैं कोई लेटर लिख देता हूँ, जैसे जे लेटर है, तो जे के ऊपर अगर मैं एरो डाल देता हूँ तो दैट मीन्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वट एवर एंगुलर मोमेंटम है या वट एवर जो भी है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रिटन में ऐसे है कि किसी भी इंग्लिश लेटर के ऊपर हम एरो साइन डालेंगे तो दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसे हमारे इसके साथ जो बुक में जो हमारे इसकी जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ की गई है, बुक में जो ये करते हैं कि वेक्टर साइंस वगैरह नहीं नज़र आएंगे आपको, लेकिन बुक में जो है ये बोल्ड लेटर्स यूज़ किए हैं। जैसे बुक में अगर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा बोल्ड किया होगा, राइट। जैसे कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, एक सिंपल लेटर है, एक बोल्ड लेटर है, थोड़ा सा उसकी ग्रेव लुक हो जाती है, थोड़ा मोटा हो जाता है लेटर। सो दैट मीन्स ए। इसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं होगा कि नीचे वेक्टर साइन या कुछ नहीं, बस जस्ट ये बोल्ड लिखा है। तो जहाँ जहाँ हमारी बुक में बोल्ड लिखा होगा दैट मीन्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह अगर फोर्स है तो फोर्स में जो एफ है लेटर वो यूज़ किया गया है, तो एफ को अगर बोल्ड कर दिया जाए तो दैट मीन्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह जो पी है, वी है, जे है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको बोल्ड करके बुक में लिखा होगा तो वो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी चैप्टर नंबर 2 में एंड ऑनवर्ड जहाँ पे भी हम देखेंगे कि बोल्ड लिखा है तो दैट मीन्स वेक्टर। जब हम उस बोल्ड को खुद लिखेंगे, हम उसको अपने नोट्स में या सॉल्यूशंस में यूज़ करेंगे उसको, तो फिर उसके ऊपर वेक्टर साइन डालेंगे, हम उसको बोल्ड नहीं बनाएंगे। तो बोल्ड और वेक्टर साइन दोनों यूज़ होते हैं बुक में, बोल्ड, और हम लोग उसमें वेक्टर साइन को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन के लिखने में एक वेक्टर जो है उसको कैसे बताएं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर एरो साइन डाल दें। तो कहीं पे भी आपने ये मेंशन किया है, कहीं पर हम इस तरह लिखेंगे कि ए वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 2i + 3j। इस तरह से एक वेक्टर हमने कहीं लिखना है, ये उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो ए जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि अगर ए के ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, अगर हम ए लिखते हैं और ऊपर वेक्टर साइन नहीं डालते, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो ए है ये अब स्केलर है। इसके मीनिंग स्केलर के आएंगे, या सिर्फ ये है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम ए वेक्टर नहीं लिखते, सिंपल ए लिख देते हैं, तो इट मीन्स वी आर ओनली शोइंग मैग्नीट्यूड। ये भी बात याद रखनी है। तो सिर्फ ए लिख देंगे तो इट मीन्स कि ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। जैसे आप ए लिखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स कि हम किसी जगह पे जो वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड या नंबर और यूनिट यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी डायरेक्शन जो है वो हम नहीं बता रहे, तो सिंपली हम उसमें जो है वो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो वेक्टर साइन ही डालेंगे। लेकिन अगर वेक्टर साइन डालेंगे तो फिर उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करना ज़रूरी होगी, ये बताना होगा, कंप्लीट उसको कॉम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन करना है। वेक्टर साइन आना है तो फिर यहाँ पे साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी, अदरवाइज़ ये एक स्केलर लिया जाएगा, या अदरवाइज़ ये एक मैग्नीट्यूड के तौर पे लिया जाएगा। अगर एफ़ के ऊपर एरो है तो ये वेक्टर है, अगर एरो नहीं है तो ये स्केलर होगा, या यूँ कहा जाएगा कि ओनली एफ़ यानी विदाउट एरो साइन ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ़। या अगर p के ऊपर वेक्टर नहीं है तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। v के ऊपर वेक्टर नहीं है, सिंपल v है, तो सिंपल v को कहेंगे दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। सिंपल j है तो इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j।
इस तरह से इसको आपने रीड आउट करना है इस चैप्टर में भी और सोन जहाँ पे भी ये वेक्टर क्वांटिटीज़ पार्ट 2 में पार्ट 1 जहाँ जहाँ आएंगी इसी तरह से इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन, राइट। अच्छा, दूसरी बच्चों रिप्रेजेंटेशन जो है, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक्चुअली हमें ग्राफ या वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें वेक्टर को दिखाना पड़ेगा, रिटन में नहीं होगा, नंबर्स नहीं होंगे, हमें उसकी एक पिक्चर बनाना पड़ेगी वेक्टर की, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल जो है दे के इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करें बच्चों, जैसे ये लिखा चलें एक्सेलरेशन ही है, तो अगर किसी जगह जो एक्सेलरेशन है और वो गिवन है कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और इसके साथ कोई डायरेक्शन है, लेट्स से जो कि ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट है, तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गई जिसमें नंबर, यूनिट और डायरेक्शन, ये हिस्सा मैग्नीट्यूड और ये हिस्सा डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर है, ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक रिटन रिप्रेजेंटेशन है और ये नंबर्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है वेक्टर की, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब इस नंबर ए की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको करने के लिए जो हम इस तरह करते हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि हमें मतलब इसको ड्रॉ करना है, तो हम ये नंबर देखते हैं, दिस इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसमें से कोई पार्ट इसका 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ स्केल इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट। हमने एक स्केल बनाई है, हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं लेंथ के, सेंटीमीटर्स स्केल है हमारे पास, और उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हम लेते हैं, लेट एज्यूम कि दिस नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ स्केल। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये जो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फिर बना, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो 2 टाइम्स 5 10, तो 1 टाइम्स 5 5, तो इसका मतलब है कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि मैग्नीट्यूड है इस एक्सेलरेशन का, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। तो अब जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जा सकती है, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी कि ये जो वेक्टर ए है इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो ये लाइन लेट से मैंने ड्रॉ की है और ये 5 सेंटीमीटर है विदाउट एग्जैक्ट स्केल समझने के लिए, तो ये 5 सेंटीमीटर लाइन है। और इसमें दूसरी चीज़ अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये होगी कि हम एक एरो हेड बनाएंगे, और एरो हेड जो है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो यहाँ लिखा होगा। तो ईस्ट इस राइट डायरेक्शन में, तो लेट से यहाँ पे मैं एरो हेड लगा देता हूँ और यहाँ इसके साथ लिख देता हूँ दिस इज़ वेक्टर ए। ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइन और ये जो एरो है ये एक कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस वेक्टर ए की, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन उसकी ईस्ट है। ठीक है, तो इस वेक्टर को अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ ये बना दें, और ये लाइन जो है ये 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर जो लाइन हमने ड्रॉ की है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ठीक है, तो एरो हेड जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल जो है यहाँ पे जो आपको मैं देता हूँ, लेट्स से एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं फोर्स की। तो फोर्स है जो किसी जगह पे लेट्स से 100 न्यूटन जो है ये फोर्स है, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज़ साउथ। ठीक है, अब ये कंप्लीट वेक्टर बन गया, 100 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड, साउथ इसकी डायरेक्शन। अब इसमें भी हमें इसकी स्केल लेना पड़ेगी कि ये जो 100 न्यूटन है इसको हम अरेंज करेंगे किसी विद इन ऑन द पेपर, अगर जो हमारे पास पेपर है उसके ऊपर हम 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर सकें ना, तो उसमें भी फिर नंबर इस तरह चूज़ करते हैं। जैसे अभी लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि जो 10 न्यूटन है आउट ऑफ 100 दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 न्यूटन के इक्वल है, ये हमने ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 मल्टीप्लाइज 10 न्यूटन इक्वल्स 1 मल्टीप्लाइज 10 सेंटीमीटर, यानी 100 न्यूटन जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो हम अपने पेपर के ऊपर जो हमारे पास जहाँ हम ये सारा वर्क कर रहे हैं वर्कशीट पर, तो वहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो कि 10 सेंटीमीटर होगी लेट्स से, और ये 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो एरो होगा वो हम ड्रॉ करेंगे साउथ पर।
तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं उसमें ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग साउथ नीचे को। तो ये जो वेक्टर होगा जो इस तरह से ड्रॉ होगा, दैट वेक्टर विल बी एफ, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। तो इस तरह से हम वेक्टर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो करते हैं। अब इसमें आप लोग इस बात से परेशान नहीं हों कि आपने ये काम करना है, एक्चुअली ये काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि जो वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जब इस तरह से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली उसके पीछे उस वेक्टर की जो लेंथ है उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं और उसमें जो एरो हेड होता है उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं। तो किसी भी वेक्टर को जब हम ड्रॉ करेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे या इस चैप्टर में आगे जाएंगे, तो मैं ऐसे फ्रीक्वेंटली जो है एक वेक्टर बनाऊंगा, मैं आपसे कहूँगा कि ये एक वेक्टर है, इसका नाम ए है। इस तरह हम एक वेक्टर बनाएंगे, इसका नाम बी है, एक वेक्टर बनाएंगे, इसका नाम सी है, ऐसे एक वेक्टर बनाएंगे, इसका नाम डी है। तो ये रफली वेक्टर्स होंगे, ए बी सी एंड डी रफली वेक्टर्स बने होंगे और ये वेक्टर्स की एक्चुअली ग्राफिकल फॉर्म होगी। और हर वेक्टर जो है ए बी सी डी ये एक एक्चुअली वेक्टर होंगे और इनमें सबके मैग्नीट्यूड्स होंगे, इन सब की डायरेक्शंस होंगी जो कि इसी प्रोसेस से बनी हुई होंगी, हमने बनानी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये होगा, अंडरस्टूड होगा कि जैसे ये वेक्टर है तो इसकी कोई लेंथ जो है ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, किसी स्केल के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है और उसके कुछ मीनिंग्स हैं, उसकी कोई वैल्यू है। बी वेक्टर है, उसकी कोई मैग्नीट्यूड है और फिर एरो हेड्स बताएंगे कि इनकी ये डायरेक्शंस हैं। तो ऐसे हम लोग जस्ट ये ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ड्रॉ करने के बिहाइंड इनकी जो लेंथ्स हैं उनकी वैल्यूज़ होती हैं, इनके एरो हेड्स की एक ख़ास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके मीनिंग्स होंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको जो हम लोग कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेक्टर को एक्चुअली ड्रॉ कर देना ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑलराइट, चले अब इसी में जो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग दिखाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारी बुक में ये हेडिंग है कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको मैं इस तरह से इसकी हेडिंग बनाता होता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऐसे आप लोग भी इसको जो है ये बना सकते हैं। तो दिस इज़ ग्राफिकल representation of a vector in coordinate system, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बच्चों एक प्लेन भी होता है और उससे एक स्पेस भी होती है, ठीक है। हमारा जो काम होगा ज़्यादा जो हम स्टडी करेंगे वो बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ही होगा, जिसमें हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, उसमें हम लोग जो है एक वेक्टर को दिखाया करेंगे। अब जो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये एक्चुअली सेट ऑफ लाइंस है, ठीक है। और ये सेट ऑफ लाइंस जो हैं ये 2 भी हो सकती हैं और ये सेट ऑफ लाइंस जो हैं वो 3 भी हो सकती हैं। तो जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 2 लाइंस पर अगर मुश्तमिल है तो वो दोनों लाइंस जो है वो हम परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ ड्रॉ करते हैं 90 एंगल पे। और उसमें जो एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को जो हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो है उसको हम लोग कह देते हैं वाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेट ऑफ 2 लाइंस। और इसको जो 2 लाइंस का जो है इसको जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 2 लाइंस, ठीक है। ये 2 लाइंस का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसी को जो हम लोग जो है वो प्लेन भी कह देते हैं, ठीक है। इसी को मैं लिख देता हूँ नोन एज प्लेन, राइट। इसको प्लेन कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं ये दोनों लाइंस जो हैं इनसे मिलकर ये एक प्लेन बनता है। तो अब इसमें यह है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला केस आप कह लें कि ये प्लेन है, तो ये 2 लाइंस यूज़ होंगी और दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगी, 90 एंगल बनाएंगी और एक दूसरे को क्रॉस करेंगी एक पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट को जो है वो हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ये लाइंस। अब यहाँ पे बच्चों हम किसी वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
राइट। इस सिस्टम में अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किसी वेक्टर को इस सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर बच्चों ये है कि किसी भी वेक्टर को जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फिर कोई एक दो छोटे छोटे रूल्स जो हमने समझने हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, लेट्स से एक्सेलरेशन है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसकी कुछ डायरेक्शन है रैंडम। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये है जो वेक्टर ए ग्राफिकल फॉर्म में, और ग्राफिकल फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन है। तो इसको हम चाहते हैं कि इसको हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर इसको दिखाएं। तो अभी जो इस वेक्टर को हम उठाते हैं इस तरह से कि इसकी टेल को हम ओरिजिन पे रखते हैं और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस वेक्टर को उठाया और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब जो यहाँ पर रूल में हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर ए है इसको हमने इस प्लेन में रिप्रेजेंट किया है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 2 लाइंस में हमने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इस वेक्टर ए की रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 2 लाइंस में, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इस रिप्रेजेंटेशन में रूल यही होगा कि इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, अभी भी इस वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड होगी, राइट। लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी उसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन जो है वो एरो हेड से, तो एरो हेड डायरेक्शन तो है, लेकिन एक्चुअली जो कैलकुलेशन हम करते हैं डायरेक्शन की वो यहाँ पे बच्चों फिर हम एंगल से करते हैं। और वो बच्चों एंगल हम लेते हैं इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो आपने मेजरमेंट करनी है, तो वो जो एंगल होगा दैट एंगल विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम लोग बच्चों उसको एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये बताएगा कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है। अब देखिए बच्चों, इस तरह एक और वेक्टर भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट्स से कि ये एक और वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स से अगर हम कह लेते हैं कि वो इसी वेक्टर के इक्वल है, तो फिर किस चीज़ का डिफरेंस है इस वेक्टर बी में और इस वेक्टर ए में, राइट। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो डिफरेंस होगा वो फिर यही होगा कि दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। और उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये जो वेक्टर ए है इसके लिए ये एंगल यूज़ करेंगे थीटा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इस वेक्टर के लिए हम ये वाला एंगल यूज़ करेंगे थीटा, जो कि फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। लेकिन ये दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है थीटा की और इस थीटा की, यानी ये थीटा 1 ये थीटा 2 डिफरेंट होंगी। तो इसका मतलब ए और बी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हैं, लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन को डिफरेंट लेना है तो फिर थीटा, थीटा 2 यानी इनके एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इस तरह जो ये हमारी प्रैक्टिस रहेगी कि हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, जैसे ये इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे और किसी भी वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट में, या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो किसी भी जगह पे इस पूरे प्लेन में किसी भी जगह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स कि उस वेक्टर का एंगल क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड को लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ्स कम होंगी तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स कम है, लेंथ्स ज़्यादा होंगी तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और इस तरह अगर एंगल दिखाना हो तो फिर उसका हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंगल देखेंगे, उसका डायरेक्शन वेक्टर की देखनी हो तो उसको एंगल से देखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो दिस इज़ graphical representation of a vector in coordinate system of 2 lines which is called plane, ठीक है बच्चों। तो प्लेन में इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो अगर हमने किसी वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो, यानी ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 3 लाइंस पे मुश्तमिल हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेस। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइंस, अब यहाँ पे 2 थी अब 3 हो जाएंगी, तो 3 लाइंस पे अगर मुश्तमिल है तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेस। तो उसमें फिर बच्चों हमारे पास 3 लाइंस इस तरह से कि तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगी। लेट्स से कि ये लाइन है हमारे पास और इस तरह से इन दोनों लाइंस के ऊपर जो है यहाँ पे जो है वो तीसरी लाइन इस तरफ बाहर को होगी। अब चूँकि वहाँ ड्रॉ नहीं हो सकती तो मैं इसको इस तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, लेट्स से दिस इज़ जी। अब यहाँ पे जो तीसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे दैट इज़ जी एक्सिस और जी, तो दैट मेक्स 3 लाइन्स। तो अब ये जो 3 लाइन्स हैं
इसको हम कहेंगे दिस इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइंस, ठीक है। सो दिस इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 3 लाइंस। तो इसको जो हम कहेंगे दिस सिस्टम इज़ नोन एज स्पेस, इसको हम स्पेस कहेंगे, राइट। तो ये स्पेस होगी, तो इस तरफ वाई और जी, तो ये स्पेस है तीनों लाइंस में। तो इसमें जो तीनों जो हैं 3 वेक्टर्स हैं, और तीनों वेक्टर्स जो हैं ये जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाएंगे। जैसे ये फ़र्ज़ कीजिए कि आपके सामने मैं ये बनाता हूँ, ये जो 3 लाइंस हैं इस तरह से, तो इसमें ये हमारे पास जो है ये सिस्टम है, ये सिस्टम इस तरह से है, ये y है, ये ऊपर की तरफ z है और बाहर की तरफ x है। तो इन तीनों x, y और z से मिलकर जो है ये जो यहाँ पे बनती है स्पेस, राइट, तीनों कोऑर्डिनेट से x, y और z से। तो यहाँ पे भी हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेस में। तो लेट्स से कि कोई वेक्टर है, जो उस वेक्टर का नाम a है, तो उस वेक्टर a को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। तो रूल वही होगा कि हम इसको वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से करेंगे, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। दिस सेंटर द पॉइंट इंटरसेक्टिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 लाइंस x, y एंड z इज़ कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम वेक्टर को हमेशा ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पे बच्चों लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्लेन से। प्लेन में तो एक एंगल होता है जो उसकी डायरेक्शन बताता है, लेकिन स्पेस में बच्चों 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 3 लाइंस में जब ये वेक्टर a होगा, जब इसकी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो अब इस वेक्टर a को बच्चों हम लोग 3 एंगल से जो है वो इसकी डायरेक्शन बताएंगे। इसका एक एंगल x एक्सिस से लेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा, एक एंगल y एक्सिस से लेंगे, दैट विल बी बीटा, और एक एंगल लेंगे z एक्सिस से, दैट विल बी गैमा। तो स्पेस में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे 3 एंगल्स, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको, इस थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो फ़िलहाल ये है कि हम किसी भी वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स और स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स में कुछ सिमिलर हैं कि दोनों में हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी ओरिजिन से ड्रॉ किया था, यहाँ भी ओरिजिन से। डिफरेंस ये है कि प्लेन में किसी वेक्टर की डायरेक्शन को एक एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, और स्पेस में किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एंगल्स हमें चाहिए होंगे, फिर उसकी कंप्लीट डायरेक्शन हमें पता चलेगी। कोई एक भी मिसिंग होगा तो फिर हमें नहीं पता चलेगी उसकी डायरेक्शन। तो इस वेक्टर की अल्फ़ा एक्स एक्सिस के साथ एंगल, अल्फ़ा वाई के साथ बीटा और जी के साथ गैमा, तीनों एंगल्स जब पता होंगे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, तो वो अल्फ़ा, बीटा और गैमा की जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन स्पेस। ठीक है बच्चों, तो ये वाला इस तरह से हम एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो है ये वेक्टर्स की कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल। आज का लेक्चर जो है यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। तो आज का पूरा लेक्चर बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे था। ठीक है, तो इसमें दोनों जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये मैंने आपको रिटर्न बता दी, रिटर्न और ग्राफिकल में फिर उस वेक्टर को बनाना और फिर उसको प्लेन और स्पेस में, ये बातें आपने याद रखनी हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसमें कोई एमसीक्यू आ सकता है या इस तरह की कोई बात आपसे एमसीक्यू बना के पूछी जा सकती है कि डायरेक्शन के हवाले से या मैग्नीट्यूड के हवाले से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको ये सारी बातें जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो उस वीडियो लेक्चर तक बच्चों इस लेक्चर्स को, दोनों लेक्चर्स को आप लोग कंप्लीट जो है वो देखें। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो वो मुझसे ज़रूर पूछें। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।